बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मौसम की अगर बात कर ली जाए तो जनाब मौसम आज जो है वो बड़ा चेंज हो चुका हुआ है। रात काफ़ी ठंडी हवा चलती रही है जिसकी वजह से जो है मौसम ने एकदम करवट ले ली है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जी अक्टूबर का महीना है और अभी तक जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, लेकिन आज जो है वो काफ़ी कदरे बेहतर है जी मौसम। सुबह की बात कर ली जाए तो सुबह भी बहुत ठंडी और मज़ेदार बल्कि खुशगवार थी। अच्छा, ये क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है इस तरह का, जब मौसम आता है तो ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो वो बड़ा प्लेजेंट आपका ये मौसम होता है। तो लोग इस मौसम को भी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, स्पेशली इस हवाले से कि यार आप इस मौसम में जो है वो घरों से बाहर भी निकलते हैं, फैमिली को भी लेकर बाहर निकल रहे होते हैं। तो इस तरह के मौसम को खैर मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। आपने भी बताना है कि इस मौसम में जो है आप लोग किस तरीके से इंजॉय करते हैं। और इसी के साथ जो हम अगर बात करें हमारी मुल्क की सूरत हाल पे, तो आपको पता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं। दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें कि जिस तरीके से हम तमाम लोग जो है इससे सफ़र कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह से हमने कल बताया कि जी हमारे यहाँ पर मुल्तान में इवेंट्स बड़े कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो क्रिकेट के जो शायकीन हैं स्पेशली वो स्टेडियम का रुख करते हैं। और बच्चे भी, कल तो हमने ये देखा कि बच्चों ने स्कूल से भी छुट्टी की और स्पेशली मैच देखने जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच गए और वहां पर एंजॉय भी किया। क्योंकि यहाँ पर पहले ही इवेंट्स कम होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं तो लोग चाहते हैं कि यार कहीं ना कहीं हमें इंटरटेनमेंट जो है वो देखने को मिले। तो इस हवाले से जो है आज हम अब बात भी करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। दूसरा मैच जो है वो जारी है, आज के दिन के हवाले से बात होगी, जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम की क्या कारकर्दगी इस टाइम चल रही है, और इसके साथ से इंग्लैंड की टीम के हवाले से भी बात करेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात होगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है और हमारे यहाँ पर टीम आई हुई है, तो उस वजह से सिक्योरिटी जो है उसके सख्त इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी ऐसा जो है कोई भी वाकया जो है वो ना हो जिससे हमारे मुल्क की सतह पर जो है वो नुकसान हो और लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बाइस बने। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी अदनान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? वेलकम करते हैं आपको। जी थैंक यू। अच्छा जी, हम शकील से भी जानेंगे इस टाइम जो है वो टेस्ट सीरीज के हवाले से तो बात होगी, साथ जो है हम एजुकेशन के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। इस टाइम हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से भी जानेंगे क्योंकि दाखिले जारी थे और उसके बाद की अब जो करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है। और इसके साथ ही जो है अदनान से हम जानेंगे इस टाइम जो पाकिस्तानी टीम हमारी खेल रही है, इंग्लैंड टीम भी जहां पर मौजूद है, उस हवाले से इनसे जानेंगे कि इनका अपना तज्जिया क्या है, क्या कहेंगे कि किस तरीके से हम ये टेस्ट सीरीज जो है वो जीत सकते हैं आया या नहीं जीत सकते, क्या मामला चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप अदनान? देखें, अभी हम रिसेंटली ही बांग्लादेश से हम लोग खेले हैं तो टीम काफ़ी डीमोरलाइज थी क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो अब इंग्लैंड आई है, इंग्लैंड एक वर्ल्ड क्लास टीम है और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है जिसको टेस्ट चैंपियनशिप कहते हैं हम, जो 2025 तक होनी है, ये उसी के सिलसिले के 2 नेक्स्ट टेस्ट मैचेस हैं। तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि डिसहार्टेड ना हो, हमारी टीम दोनों मैच जीत भी जाए तो आगे नहीं जा सकती, फाइनल में नहीं जा सकती, इसी तरह इंग्लैंड भी नहीं जा सकती, लेकिन हमने ये टेस्ट मैचेस जो है वो खेलने हैं। इससे हमारी इंटरनेशनली जो आईसीसी में टेस्ट रैंकिंग है उस पर अच्छा असर होगा, क्योंकि अभी हम गालिबन अगर टेबल देखें तो 7 या 8 नंबर पे हम हैं अभी। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान जैसी टीम जो कम से कम पहले 4 टीम्स में तो होनी चाहिए थी, तो लेकिन अब इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारी टीम एक तकमीली मराहिल में, हमारे नए लड़के हैं, सब बहुत पुराने नहीं हैं, क्योंकि जैसे एक कोई भी टीम होती है ना, उसमें से जब सीनियर प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं ना, तो उसमें उनकी जो, क्योंकि हम उनको 5-10 साल से देख रहे होते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस भी हमारे जहन में होती हैं, तो वो
हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है उनको देख के कि यार ये भी टीम में है, ये भी। तो अब नए लड़के हैं तो इनकी वजह से हम लोग थोड़ा सा, हमारे जो नए व्यूअर्स हैं ना, हम तो फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ों को, उनके लिए एक नए नाम होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं होता। लेकिन ये अच्छा किया हमारे इस वक्त पीसीबी ने और बाकी मुंतज़मीन ने, एक अच्छी बैटिंग विकेट बनाई है। मैं इसको अच्छा कहूँगा क्योंकि मैंने कल बहुत तनकीद सुनी है इस बात पे। हर मुल्क करता है अपने लिए ऐसा, तो अगर हमने एक अच्छी बैटिंग विकेट बनाई है, क्योंकि हमारे बैट्समैन जो हैं वो काफ़ी अरसे से अच्छी फॉर्म में नहीं थे, तो अगर एक बड़ी बड़ी बारियां खेलेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उससे हमारी टीम को फायदा होगा। हर मुल्क ऐसा करता है। आपको पता है पहले तो दोनों अंपायर एक मुल्क के होते थे और सीरीज पूरी की पूरी अपने पास रख लिया करते थे वही। तो अब कल हमारे ओपनर्स बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने तकरीबन 250 रन्स की पार्टनरशिप की और शान मसूद ने कमबैक किया है, बहुत अच्छा 150 बनाया। इसके साथ शफीक ने बहुत अच्छा खेला है। अब आप देखें शफीक का, अगर आप देखें कि एक 25 साल के जो क्रिकेटर है ना, उसमें जावेद मियांदाद पहले नंबर पे हैं जिन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं अंडर 25 में, इंटरनेशनल सेंचुरीज। तो ये 5-6 इनके टेस्ट मैचेस ऐसे गए हैं कि इनको स्कोर नहीं मिला, बिल्कुल भी लो स्कोरिंग पे आउट हो गए। तो इनकी 5 टेस्ट सेंचुरीज हैं और ये 24 साल के हैं भी। तो मुझे उम्मीद है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का रिकॉर्ड में आ जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, ये सबको जो है बाईपास कर जाएंगे और 7-8 सेंचुरीज हो जाएंगी इनकी। और थोड़ा सा मायूस कुन जो है वो बाबर आजम रहे हैं। हम लोग तकरीबन 2 साल से उन्होंने कोई 50 भी नहीं बनाई अभी तक, 2 साल से। अच्छा, 17 इनिंग्स के लिए एकदम से उनका एक जो है जब स्टार्टअप उनका था बड़ा ही अच्छा था, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अच्छा, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये है कि जब जो बहुत अच्छा खेल रहा होता है, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरीके से लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है ना एक प्लेयर को लेकर कि यार ये जब आएगा, ये जब खेलेगा तो बस ये एंड हो जाएगा। लेकिन हम उसके बाद जब देखते हैं तो वो परफॉर्मेंस वो नहीं होती। हमारा सोचने का, हमारे लोगों का सोचने का ना एक मेयार अलग किस्म का है। वो मशीन समझते हैं इंसान को कि इसको हमने 100 पे लगा दिया ना तो ये 100 ऐसा नहीं होता। क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। आपने आज 100 किया, आज अगले दिन आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं। लेकिन डिसार्ट इसलिए मैं भी खुद भी हुआ हूँ कि 17 इनिंग्स हो गई हैं तो उनका बेस्ट 41 है अभी तक और 2 साल हो गए हैं उन्होंने स्कोर नहीं किया। हालांकि जो कैप्टन होता है, अब अभी छोड़ी है ना उन्होंने कैप्टनसी वनडे की भी, और एक तो वो भी मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं करता। हमारे इन प्लेयर्स को थोड़ा सा अब पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए। ये तरीका नहीं होता कि कोई मुल्क हमारे पास खेलने आ रहा है तो हम उससे 2-3 दिन पहले कह दें जी मैं कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूँ, ये बुरी बात होती है। ये डिमोरलाइज करना होता है। तो इनको ये सीखना पड़ेगा। इवन के मोहम्मद यूसुफ ने भी जो है वो इस्तीफा दिया है, तो ये भी गलत है। आप थोड़ा इसको लो प्रोफाइल में रह के कर लें चीज़ों को। आप लोग हाईलाइट करते हैं, उससे ये होता है कि जब सिलेक्टर्स हैं उन पर प्रेशर आ जाता है एकदम कि भाई हमारा सिलेक्टर चला गया, एकदम इस्तीफा देके पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है टेस्ट सीरीज के 2 मैचेस इधर भी हैं, तो आप इस तरह की खबरें ना निकालें। उसके बाद आप कह देंगे जी मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ या मैं जो है वो इस्तीफा दे रहा हूँ, जो भी वटेवर। ये इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमारे प्लेयर्स को। ये एक ऐसे पॉलिटिक्स की झलक देती हैं ये चीज़ें। सही। और बाकी मेरे लिहाज से हम लोग तकरीबन 100 रन्स पीछे रहे हैं कल। जिस तरह का बैटिंग ट्रैक था, हमें 450 करने चाहिए थे, जो कि हमने अभी तक 328 रन किए गालिबन। और आज शुरू होगा। हम भाई मेरे हिसाब से एक सेशन हम लोग जो है वो पीछे रह गए। इंग्लैंड की टीम आई है, मुल्तान बहुत गर्म है, आपको पता है गर्मी होती है यहाँ, और वो अभी उधर भी खेल के आए हैं फौरन, और बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे बहुत सर्दी थी इंग्लैंड में, अभी सीरीज हुई है उनकी, तो वो सेट हो रहे हैं। और वो लास्ट टाइम जब आए थे इंग्लैंड, उन्होंने भी पहली इनिंग में 600 रन बना दिए थे, तकरीबन 600 के करीब। तो ये ऐसी बात नहीं है कि टेस्ट मैच हमने जो है वो कर लिया, नहीं। अगर हम 500 भी बनाएंगे ना तो वो चेज कर सकते हैं। और फिर वो क्योंकि जो स्लो उनके प्लेयर्स में एक बात ये है कि उनको ना गेम चेंजर है। वैसे मैं इस हवा से देखती हूँ कि मेरिट पे होते हैं, बड़े प्लान के साथ और प्लानिंग के साथ वो खेलते हैं और फिर उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती। मेरिट पे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम तो रिश्तेदारों पर मबनी टीम है,
भाई देखें, आपके सामने ही कोई ना कोई किसी ना किसी क्रिकेटर का रिश्तेदार है, ये भी एक बुरी बात है। इससे आम जो खिलाड़ी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है कि भी मेरा तो कोई है नहीं तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। वो ऐसे ही बेचारा आगे नहीं जा सकता। मैं ना किसी का दामाद हूं जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हर इदारों में जो है ना, हम जब ये चीजें देखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर एक आम बंदा जो है उसके लिए सरवाइव करना, या हाँ फिर उसके होते कि यार टैलेंट होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ सकते, उस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। अब आप ये देखें, मैं टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, मैंने परसों देखा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास $22 करोड़ है तकरीबन, $22 करोड़, और हमारे पास सिर्फ $30 लाख है हमारे बोर्ड के पास। हाँ। हमारा बोर्ड 6 नंबर पे है पैसों के हिसाब से, फंड्स के हिसाब से कह दें आप उसको, तो हम फिर भी इंडिया को हरा देते हैं। ये होता है टैलेंट। ठीक है ना, सही बात है जी। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर तनकीद हो रही है, एकदम मायूस की है जब पता चला आउट हो गया है 30 रन पर, उसने कप्तानी भी छोड़ी है। अदनान साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या उसका भी कोई 30 रन बनाकर वो चले गए? उन्होंने स्टेटमेंट भी यही दी थी कि मैं अब अपनी बैटिंग पर जो है वो बैटिंग परफॉर्मेंस पर मैं तवज्जो ज़्यादा दूंगा, उसको बेहतर करूंगा। तो हम तो सोच रहे थे कि वो छक्के चौके उसके आएंगे और बेहतर आएंगे। क्या कैप्टनसी छोड़ना, क्या उसका बुरा असर पड़ा है या टीम पर भी कोई असर पड़ा है? इसका माहौल टीम का खराब हुआ इनकी कैप्टनसी छोड़ने पर? देखिए, बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उसने मनवाया भी है दुनिया में खुद को, लेकिन 12 साल 13 साल खेलने के बाद भी वो कहे कि जी मैं अभी बैटिंग पे तवज्जो दे रहा हूँ, तो ये तो एक अजीब सी बात है। अगर पहला साल हो, दूसरा साल हो, वो इंसान देता है तवज्जो चीज़ों पे, तो उनका ये कहना कि जी मैं अभी तवज्जो दे रहा हूँ, और एक वो बैड शॉट था जिस पे वो आउट हुए हैं। अगर एज ए क्रिकेटर आप देखें, बॉलर उनके माइंड से खेल रहा था, उसने पहली आउट स्विंग की है तो ये दूसरी को भी वही समझे तो वो पैड पे लग गई। तो उसका इस तरह नहीं करना चाहिए। और ये जो अगर आप बाद में बाबर आजम ये इंग्लैंड चली जाएगी, 3 टेस्ट के बाद चली जाएगी, तो बाद में कह देता कि मैंने कैप्टनसी छोड़ दी है, तो इतना बड़ा कोई वो ना होता। ये भी एक बड़ा अजीब बात होती है ना। अब जो नए कैप्टन है, मसलन अगर आप कैप्टन हैं और मैं टेस्ट मैच शुरू होने से 2 दिन पहले ही इस तरह का बयान दे दूं, तो आपका मेरे पे से कॉन्फिडेंस उठ जाएगा। आप कहेंगे कि आने वाली टीम का भी होता है कि यार मतलब उनको फिक्र नहीं होती इस चीज, उनको तो जाहिर नहीं, लेकिन एक आपका अपना इमेज तो खराब हो रहा है ना, कि मतलब आप वो ये रीत मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल से ऐसे ही कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी ना। कोई भी अच्छी सीरीज आ रही होती है या जाती है, तो जाए तो आप दें, बैड परफॉर्मेंस पे आप दे दें फौरन। आपके वर्ल्ड कप था, उसके बाद कई मौके आए हैं ऐसे आपके कि भाई मैंने कैप्टनसी नहीं करनी, आप किसी और को चांस दें। हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, अब किसी को आप साथ लगाएंगे तो उनको बेहतर तरीके से चीजें ये तो वही बात होगी ना, पंजाबी शादियों में चाचा मामा पुफी नाराज होकर बैठ जाते हैं। हम पहले खेलों पे बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे खेल जो हैं वो किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा। और अभी एक बची खुची जो क्रिकेट है इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी वजूहात भी हैं, मसाइल भी हैं, और हमारे प्लेयर्स के हवाले से भी जो है वो अभी भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, शकील से भी हम जिस तरीके से बात करते हैं, आप भी रहे इस हवाले से, आपने जो है कवरेज भी की, क्या कहना चाहेंगे? मैच पर तो बड़ा, मैच पर परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों के हवाले से टीम की कारकर्दगी ओवरऑल के बड़ा अच्छा इन्होंने तज़किया दिया है। लेकिन हम बात करते हैं कि मुल्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको, वो कितना पहुंच रहे हैं। इस दफ़ा बड़ा मायूस कुन रश है, हालांकि पीसीबी ने टिकटें बड़ी सस्ती रखी हैं इस दफ़ा। इवन के कल तो जनरल तमाम इंक्लोजर जो जनरल इंक्लोजर से वो फ्री कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी आवाम जो है वो बहुत कम थी। और जो आपने शुरू में बात की कि बच्चे आए हुए थे, बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा आए हुए थे। ये वो बच्चे थे जिनको स्कूल्स से टूर की सूरत में, ट्रिप की सूरत में स्टेडियम तक लाया गया। और मैं समझता हूँ कि इन दिनों स्कूल स्टूडेंट्स को स्टेडियम लाना भी चाहिए, एक अच्छा एक्सपोजर होता है स्टूडेंट्स का। और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं, जिस तरह के नौजवान जो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या वैसे मैच का शौक़ रखते हैं, कोई और काम कर रहे हैं, और फैमिलीज़ हैं, वो बड़ी कम इस दफ़ा स्टेडियम की तरफ पहुँच रही हैं। उसके पीछे कई रीज़न्स भी हैं। एक तो मौसम बहुत गर्म रहा है मुल्तान का, ये तो अब पिछले 1-2 दिनों से मुल्तान का मौसम ठंडा हुआ है ना, इससे पहले बहुत गर्म रहा है। ये जब आप प्रैक्टिस चल रही थी, ये 1 अक्टूबर को दोनों टीम्स पहुंची थी
और 2 से 3 अक्टूबर इन्होंने प्रैक्टिस सेशन किए पाकिस्तान ने, फिर आगे इंग्लैंड ने प्रैक्टिस सेशन किए। और उन दिनों हम जाते थे स्टेडियम में कवरेज करने, और स्टेडियम में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते थे या हम इनकी कवरेज के स्टेडियम में वो चेयर्स वाली साइड पर जाते थे या अंदर ग्राउंड में जाते थे, शदीद गर्मी होती थी, वहाँ 5 मिनट के लिए खड़ा होना भी मुश्किल होता था। तो हम सोचते थे कि जो लोग यहाँ मैच देखने आएंगे वो कैसे बैठ के मैच देखेंगे, क्योंकि अगर हम स्टेडियम को चारों तरफ से देखें तो सिर्फ कोई 3 एक इंक्लोजर्स हैं, ऐसे 3-4 इंक्लोजर्स हैं जहाँ कुछ सायेदार जगह है, बाकी सारे जितने भी इंक्लोजर्स हैं वहाँ मोस्टली जो है वो धूप में बैठना पड़ता है, ठीक है। और सुबह के वक्त आपको पता है मुल्तान में पिछले दिनों में गर्मी का जो सूरत हाल है वो क्या रही है, सुबह से ही 7-8 बजे से ही जो है वो सूरज आबोताब से चमकने लगता था और 4-5 बजे तक वही सूरत हाल रहती थी। तो उन दिनों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये गर्मी जो है वो शहरियों को अलाउ नहीं करेगी स्टेडियम तक आने में। और मज़े की बात, इंग्लैंड के प्लेयर्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी ये मौसम की बात की थी कि मुल्तान का मौसम बड़ा गर्म है, और उन्होंने पिछले साल से भी 2022 से भी कंपेयर किया था कि उस वक्त भी मौसम गर्म था, लेकिन हम पिछले 2022 में भी हम कवरेज कर रहे थे, लेकिन इतना गर्म नहीं था जितना इस दफ़ा था। और पाकिस्तान की टीम भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंग्लैंड की टीम को मुल्तान का मौसम मुतासिर करेगा खेलने के हवाले से। खैर मौसम तो अब कूल डाउन हो गया, ठीक है, लेकिन अभी शायकीन की तादाद उस तरह से स्टेडियम की तरफ नहीं पहुंच रही। टिकट्स आप कीमत सुने कम से कम 50 है, 100, 150, 200, ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक टिकट्स हैं इस दफ़ा। और शहरी खुद भी हैरान हो रहे हैं कि बड़े कम जो है वो रेट्स रखे हुए हैं, लेकिन अभी उस तरह से वो रश देखने को नहीं मिल रहा। अब जो टीम्स हैं उनकी सिक्योरिटी तो बड़ी टाइट रखी हुई है। आपने कल देखा होगा, कल इंग्लैंड टीम के कोच ने हमारी जो पंजाब पुलिस है उनकी एक पिक्चर लेकर इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई थी, और उस पर उसने कैप्शन दिया हुआ था दी लैड्स के नाम से, कि उसने अप्रिशिएट किया हुआ था, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी बनाया हुआ था और क्लैप किया हुआ था कि बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी गई है। तो कल ये पंजाब पुलिस के लिए बड़ा क्रेडिट रहा, क्योंकि इनको स्टेट गेस्ट का जो है वो रुतबा दिया गया और दोनों टीम्स को बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, और इस दफ़ा इनको लेके भी डीएचए गए हैं बजाय शहर के अंदर मादा में ठहराने के। आपने देखा होगा इस दफ़ा शहरियों को पता ही नहीं चला टीम आई भी है या नहीं, टीम आई भी है या नहीं। हाँ, जो उस साइड के लोग हैं, इवन कि मुझे भी नहीं पता था उस टाइम मैं खुद भी कहा कि अच्छा यार टीम्स आई हैं। अब ये एक अच्छा था क्योंकि शहर के अंदर फिर बहुत हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल्स भी हमारे उसी रोड पे ही हैं, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो परेशानी का बायस बनता था वो यही कि शहरियों को मुश्किलात का सामना कारोबार भी उस रोड पे बंद हो जाता था, और हॉस्पिटल्स, ये जो बेसिक जो इशू हाईलाइट होता है वो हॉस्पिटल्स का था। हाँ। लेकिन इस दफ़ा इनको उधर रखा गया है। और इस दफ़ा मैं जब फेसबुक का आप भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे थे, पिछली दफ़ा जब टीम आई तो लोग फेसबुक पर गुस्सा निकाल रहे थे, फोटोज डाल रहे थे रश की। इस दफ़ा टीम आई और लोग अभी फेसबुक पे पूछ रहे थे कि क्या मुल्तान में टीम्स आ गई हैं। मतलब वो ट्रैफिक इशू क्रिएट ही नहीं हुआ जो पहले होता था, तो ये एक अच्छा है। लेकिन इंग्लैंड टीम के कोच का पुलिस को अप्रिशिएट करना ये एक अच्छा पाकिस्तान का जेस्चर किया है कि बड़ा अच्छी हॉस्पिटलिटी दी जा रही है। और वैसे भी मेरा ख्याल है आप भी इस चीज़ को स्पोर्ट्स इतने अरसे से हैं, मेरा ख्याल है इनको कभी किसी कंट्री में ये प्रोटोकॉल मिला ही नहीं होगा सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं कि हमें ऐसे प्रोटोकॉल्स देने पड़ते हैं। उन्होंने जब देखा ये तो बड़ा जरूरी था, क्योंकि जैसे कल भी एक अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है, धमाका हुआ और उसमें फिर 3 गैर मुल्की जो है उनकी जानें चली गई। तो इस तरह दहशतगर्दी के हवाले से एक दफा फिर हमारा मुल्क जो है वो इस लपेट में आया है। चाइनीज के साथ हम लोग अभी तक निकले ही नहीं है, और हम लोग दुनिया में एक अच्छा जेस्चर देने के लिए ये जो टीम्स को इनवाइट करते हैं तो ये हम बेसिकली आग से खेल रहे होते हैं। तो इसमें हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही टाइट रखने पड़ते हैं मामला। हाँ। तो बाकी भाई बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मौसम बहुत गर्म है मुल्तान का, तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें जो जितने ऑडियंस हैं, स्पेक्टेटर्स को जो वहाँ स्टेडियम तक रसाई में बहुत मुश्किल आती है, इसलिए लोग जाने से अवॉइड करते हैं। ये उस पे काम करना पड़ेगा हमें। हाँ। और हमें एक और चीज़ पे काम करना पड़ेगा। मैं चेयरमैन पीसीबी से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं इनको आप सोलर पे कन्वर्ट करें। आप देखें वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हुआ है, सारे स्टेडियम्स पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। आप और टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ही काम आते हैं, और बड़े बड़े मिस्ट फैन लगाएं आप इसमें, तो गर्मी के जैसे हमारा गर्म इलाका है तो ऑडियंस को कम से कम गर्मी तो ना हो हर वक्त वहाँ, और लाइट भी ना जाए। जब वो सोलर पे हर चीज़ चलेगी, एक मिस्ट होगा, वेंटिलेशन का इंतज़ाम अच्छा होगा,
तो लोग अच्छे तरीके से वहाँ 7 घंटे गुजारेंगे जाके, क्योंकि प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में तो चलो एसीज लगे होते हैं, लेकिन प्लेयर्स भी धूप में होते हैं। वो ग्राउंड से ऊपर से तो ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं क्रॉस हो ही रही होती है, क्योंकि नीचे घास से भी निकलती है हब्स को। बिल्कुल। तो गर्म इलाका है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क की हालात इस तरह के हैं कि प्रेफरेंस नहीं देते लोग वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मामलात ही ऐसे हैं जैसे भी, क्योंकि बहुत सारे किस्म की कैटेगरीज होती है ना मैच देखने वाली। एक होते हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वो जाते हैं वालदैन के साथ। वालदैन भी तब लेके जाएंगे ना जब उसके वालिद को 1500 रुपए की उसकी दिहाड़ी नहीं टूटेगी एक दिन की, तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना। वो टूट गई तो वो फिर बिजली का बिल कैसे भरेगा? उसके बहुत से हमारे मामला हम बेसिकली हमें बहुत है ना जी, हमें बेरोजगारी हो, फिर जहाँ महंगाई हो, जहाँ इतने सारे मसाइल हों, तो वहाँ फिर तो इंटरटेनमेंट भी आपको उस तरीके से अच्छी नहीं लग रही होती। अच्छा, जिस शहर में ये सीरीज की जा रही थी, खासतौर मुल्तान में, उस तरह से पब्लिसिटी भी नहीं की जाती, लोगों को अवेयर भी नहीं किया जाता। मतलब आपके लिए ये सहूलत हम दे रहे हैं, ये मैच होने जा रहा है, इसको एंजॉय करें। सिर्फ पुलिस की पोस्ट लग रही थी, ज़िला इंतजामिया की एक भर्ती पोस्ट लग रही थी, या फिर हम न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को बार बार कर रहे थे। मैंने पीसीबी की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं देखा कि वो अवाम को कह रहे हो कि आओ जी मैच देखो, मैच करवा रहे हैं। पीसीबी तो एक टोटली कमर्शियल इदारा बन गया है ना, वो तो एक रुपए पे जान देते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है जो मैंने बहुत 5-1 साल मैंने देखा है कि जिससे हमारे रेवेन्यू में कमी आती है। वो एक चीज़ है कि हम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हैं। हमें आदत है कि बैंक्स में हमारी टिकट्स मिलें, हम वहाँ से खरीद लें। हमारे लिए वहाँ पे जो है वो एक अलग इंतज़ाम हो, ऑन द स्पॉट टिकट खरीदने का इंतज़ाम हो। ये ऑनलाइन टिकटिंग से ना मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। हमारी जो अवाम है, हमारी जो रियासत अभी इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं हुई कि हर बंदा ऑनलाइन टिकट खरीद लेगा। एक तो स्कैम्स बहुत हैं, वो आपका अकाउंट नंबर ले लेते हैं। पिछली दफा कितना वो मैच हुए तो कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुए। और फिर ये होता है कि ऑनलाइन टिकटिंग में ये पीसीबी अक्सर ऐसा होता है कि टिकट ज्यादा बेच देता है, लड़के बाहर खड़े होते हैं बच्चे, और अंदर जैम पैक हो जाता है। वो ये हद से ज्यादा टिकट, अब हमारे इधर तकरीबन 25,000 लोगों की बैठने की जगह, और मुल्तान हमेशा से जो है वो क्रिकेट के मैचेस में जैम पैक हो रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब टेस्ट मैच है, इंग्लैंड टीम है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी, जो क्रिकेट के मौजूद हैं जो लोग, तो उनको इस तरीके से ज़रा आना, लोगों का इंटरेस्ट में ना लेना चीज़ को, तो ये भी थोड़ा सा ना एक सोचने की बात है कि ये क्यों हुआ है। हालांकि जनूबी पंजाब, लास्ट टाइम हम गिला कर रहे थे बांग्लादेश के मैचों का कि हमें मुल्तान में मैच नहीं दिया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 मैच मिले हैं और टाइम भी बहुत है, 20 तारीख तक टाइम है हमारे पास। तो उस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट ना बनना, ये एक अजीब सी बात है, वो भी क्रिकेट में। तो इनको खोलने चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए लोग, क्योंकि मुल्तान में तकरीबन 13 डिस्ट्रिक्ट्स तो जनूबी पंजाब की लगती हैं, जो जिनके लिए से लोग सारा और लोग आते हैं मुल्तान। और ये टिकटिंग का जो इसे सही किया जाए, ये जो प्रोसेस है ना, कि भी ऑनलाइन सोल्ड आउट हो गई, अब टिकट कहाँ से लेंगे, लोग जाते ही नहीं। टिकट ऑन द स्पॉट मिले, इनको चाहिए डेली बेसिस पे ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म से कहें कि जी 15,000 टिकट्स रह गई हैं, जल्दी करें, आए टिकट लें और मैच से लुत्फानंदोज हो। इस तरह की एक कंपेन हो कि जी 5,000 टिकट्स रह गए हैं, तो फिर होता है। ये नहीं कि जी आप अपने आईसीसी की साइट पे एक पोस्ट डाल दें कि ये टिकट के रेट्स हैं, यहाँ से टिकट्स मिलनी है, सिर्फ इतना ही करते हैं। अब वो हर बंदा उसे फॉलो नहीं कर रहा होता है, पीसीबी को फॉलो नहीं, मैं खुद नहीं कर रहा, पीसीबी को फॉलो नहीं कर रहा हर बंदा, ना ही उस बैंक को या उस स्पॉन्सर को फॉलो कर रहे होते हैं लोग जो आपके ये सारे मामलात में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। आपको इसका तरीका अलग करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मिलके आप लोगों को ये चीज़ को हल करना चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका मैच है आप उसको, क्योंकि देखें सकाफत आप कभी नहीं पीछे छोड़ सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। कितना भी मॉडर्न हो जाए, आपको सकाफत के हिसाब, तो हमारी सकाफत तो आपको पता है, मनादी वो जो हमारे रेसलिंग के मैचेस होते हैं उसमें आज तक ढोल के साथ जो है वो शहर में, हाँ जी, प्रॉपर आपका जो कल्चर है वो शो किया जाता है। इसमें मज़ीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जहाँ पर हम खेल की बात कर रहे हैं वहीं पर हम बात कर लेते हैं इस टाइम कॉलेजेस के हवाले से। इस टाइम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें जो इस टाइम हम देखते हैं कि
सहूलियात की जब बात आती है, जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या आसानियां हैं या कॉलेज जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वहीं हम ये देखते हैं कि इस टाइम जो बसें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो फाल कर दी गई हैं। क्या इस टाइम जो है उसका किराया होगा? स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्या कहेंगे शकील? हर शो में हम सरकारी कॉलेजेस के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो हम उजागर करते आ रहे हैं, उन पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन असद रात से सिर्फ मसाइल पर ही बात कर रहे थे। लेकिन अब ये पिछले कुछ टाइम से जब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब नए आए हैं डॉक्टर फ़ारूक नबी साहब, उन्होंने मसाइल को परमानेंटली जो है वो लिया है और उनको हल करने की तरफ जा रहे हैं। और पहले इशू ये था कि पहले गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं थी, एडिशनल चार्ज थे सबके पास, तो कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ले ही नहीं रहा था, सारे जो हैं वो बस वक्ती फैसले ले रहे थे। अब डॉक्टर फ़ारूक नबी साहब मुस्तकिल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी हैं और ऊपर गवर्नमेंट में पंजाब, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, सब लोग जो हैं वो परमानेंट बैठे हैं, तो वो फिर बड़े फैसले भी ले रहे हैं। तो कॉलेजेस के हवाले से काफ़ी फैसले लिए गए, जिसमें कॉमर्स कॉलेजेस को मर्ज किया गया बाकी कॉलेजेस में, उसके साथ साथ एडमिशन टारगेट बढ़ाने के हवाले से काम किया गया, नए कॉलेजेस ओपन करने के हवाले से काम किया गया। उसी तरह एक इशू ये भी था कि कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट का इशू फेस करना पड़ रहा था। अब आपको पता है सरकारी कॉलेजेस में कोई अमीर का बेटा तो पढ़ने नहीं आता, मिडिल क्लास का भी कम आता है, पुअर क्लास जो है वो सरकारी कॉलेज में पढ़ने आती है, ये थोड़ी तादाद जो है वो मिडिल क्लास की होती है, और इसमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं। लड़कियां जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज की एक साल की फ़ीस 5500 के करीब बनती है इनको सारे अखराजात मिला के, और एक प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस वही सब्जेक्ट वही एक साल 1 लाख को क्रॉस कर रही है। हमारे जो मुल्तान के 2-3 टॉप के कॉलेजेस हैं 1.25 लाख फ़ीस जो है वो ले रहे हैं, जिसमें पंजाब भी है, निशात भी है, 1.25 लाख तक जा रहे हैं। इससे कम से कम जो है वो 70-80 तक जा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो उधर चले जाते हैं, लेकिन जो पुअर क्लास है वो फिर आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे इसलिए आते हैं ताकि उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ मिले, उनको स्कॉलरशिप मिले, उनको जो खैराती इदारे कॉलेजेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म्स मिल जाती हैं, शूज़ मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, वहीं ट्रांसपोर्ट भी मिलनी चाहिए। अब फीमेल के लिए सबसे मसला जो होता है किसी इदारे में जाना, वो ट्रांसपोर्ट का होता है। अब जो शहर के अंदर की बात करें तो वीडा बसेस चल रही हैं, मेट्रो चल रही है, तो ये काफ़ी हेल्प हो गई है स्टूडेंट्स को ना यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अब मुल्तान में वीडा की सूरत हाल भी जो है वो बहुत अबतर होती जा रही है। काफ़ी बसें, आप इनका कब्रिस्तान जाके देखें वीडा का, डेराडा पे काफ़ी बसेस जो हैं वो नकारा होती जा रही हैं। अगर आप किसी बस में सवार भी हो गए हैं तो वहाँ रश इतना है कि मतलब धक्कम पेड़ है, और इसलिए फिर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए इशू था कि वो कॉलेज ऐसे पहुँचे, भाई वालिदैन हर कोई अपना बिजी है, कैसे मतलब छोड़ के भी आए, लेके भी आए। तो वहीं फिर कॉलेजेस की जानब से अब बसों को फाल किया गया। अब सवाल ये होता है क्या पहले फाल नहीं थी और क्यों नहीं थी? हुआ ये कि जैसे ही मेट्रो स्टार्ट हुई ना, तो स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद कॉलेज की ट्रांसपोर्ट की फीस भरने की बजाय वो चले गए मेट्रो की तरफ और वीडा की तरफ। कॉलेजेस की बसेस जो हैं उनका वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। अब एक कॉलेज में, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है, इसमें 2 बसें दी गई हैं। अब इन 2 बसों में जो आप सालाना फ़ीस देते हैं उसमें मेंटेनेंस की फ़ीस देते हैं, लेकिन आपको जो माहाना लेके आने जाने का खर्चा है वो आपको अलहदा से पे करना पड़ता है, वो फ़ीस में नहीं होता। मतलब एक स्टूडेंट ने 5500 फ़ीस सालाना दे दी है तो उसने बस की मेंटेनेंस का खर्चा सालाना दे दिया है, लेकिन अगर उसने यूज़ करनी है बस कॉलेज से घर आने के लिए तो उसको अलहदा से चार्जेस देने पड़ेंगे, जो 3000 के करीब रखे गए हैं, कहीं 3200, 3400 इस तरह ऊपर नीचे करके ये रेट्स रखे गए हैं। लेकिन अब फिर जब नोटिस लगाए गए तो स्टूडेंट्स का रुझान ही इस तरफ नहीं आया। अब वो कह रहे हैं अगर हम एक बस को कॉलेज से निकालते हैं, वो बस फर्स्ट करो दिन में 20 किलोमीटर भी सफ़र कर लेती है, स्टूडेंट्स उसमें 10 बैठे हैं तो हमारा खर्चा तो पूरा नहीं हो रहा पूरे महीने का। बसें दोबारा बंद कर दी गई पिछले साल। इस साल हर कॉलेज की 1-1, 2-2 बसों को फाल किया गया है ताकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को ये सहूलत मिल सके। न सिर्फ फ़ीमेल, मतलब स्पेशली फ़ीमेल के लिए सहूलत है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इसको अवेल कर रहे हैं। तो शहर में रूट्स बनाए गए हैं कि एक बस जो है वो कितना सफ़र करेगी, कहाँ कहाँ तक जाएगी, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स को है वो पिक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी मैं समझता हूँ कि ये इनका जो हायर एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट है बसेस को फाल करना, शायद स्टूडेंट्स के कोऑपरेशन पूरा ना होने की वजह से दोबारा भी जो है वो रुक सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा बस की तरफ नहीं आ रहे। अब एक बस में अगर फ़र्ज़ करें 30 की कैपेसिटी है तो अगर 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उसका कॉलेज बस नहीं चला सकता, उसके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो ये एक इशू जो है वो कॉलेज को फेस करना पड़ सकता है।
इन दिनों चूंकि आपने पहले बात की थी कि एडमिशन टारगेट बढ़ाया है, सेक्रेटरी ने ये टारगेट दिया था कि आप अपना इस दफ़ा जितना पिछले साल एडमिशन हुआ था 20% एडमिशन आप ज़्यादा करेंगे, और अगर कोई 20% एडमिशन अपने कॉलेज का ज़्यादा नहीं करेगा तो उसका एहतसाब होगा। कॉलेजेस ने बड़ा जोर लगाया इस दफ़ा, और मुल्तान में अलमदार कॉलेज और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज इन्होंने अपने एडमिशन टारगेट्स जो हैं वो पूरे किए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ खड़ी हो गई कि आपने स्टूडेंट्स को बढ़ा लिए, अब उनको सहूलियात भी दें, उनके लिए बैठने के लिए फर्नीचर भी दें। आगे गर्मी का इतना टफ मौसम गुजरा है, एक हवादार उनको माहौल दें, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें, ताकि, और उसके साथ साथ एक और कॉलेज में इशू है, कॉलेज में सब्जेक्ट रेलिवेंट टीचर नहीं है। मतलब एक कॉलेज में उर्दू के 6 प्रोफेसर खड़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके टीचर्स जो हैं वो उतने पूरे नहीं हैं, वो कम होंगे। एक ऐसा इशू है जिसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी तक हल नहीं कर पा रहा। फिर एक कॉलेज है जिसमें फीमेल्स की सिर्फ 2 की ज़रूरत है, वहाँ फीमेल्स 5 काम कर रही हैं, वहाँ मेल्स होने चाहिए थे, ये भी एक इशू इनके सामने है। तो ये कुछ मैनेजमेंट के ऐसे इशूज चल रहे हैं जिनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ताहाल जो है वो हल नहीं कर पा रहा। अब उसके हल के लिए जो इन्होंने CTIs रखना स्टार्ट किए हैं, कि कुछ भर्तियाँ करना शुरू की हैं जो कि अभी चल रही हैं। अब मज़े की बात यह है कि अभी कॉलेजेस में सीटें आई हैं, और हमारे जो सियासी नुमाइंदे MNA MP उन्होंने कॉलेज उसके डायरेक्टरेट के उनके सेक्रेटरीज के दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। आपको पता है जब भी कोई सीटें आती हैं तो MNA MP हर खरीदने की कोशिश करता है। अब पिछले दिनों मैं कई ऐसे नाम नहीं लूँगा कि हमारे सियासी नुमाइंदे हैं जो दफ्तरों में गए बैठे हैं अपनी सीट्स लेने के लिए। इन दिनों यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर तैनात हुए हैं, सियासी नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे बैठे हैं अपनी मनमानियाँ करवाने के लिए, दूसरा सीटें अपनी नौकरियाँ लगवाने के लिए। अब यहाँ पे अभी जिस तरह मेरिट की बात हो रही थी, टीम में मेरिट नहीं है, जब इसी तरह यही कुछ हमारे एजुकेशन तालीमी इदारों में भी है। अच्छा, ये हर जगह है, मेरिट तो कहीं आपको नजर ही नहीं आता। वहाँ पर आपका सवालिया निशान ही होता है कि किसी भी इदारे में चले जाएं, आपके वहाँ पर जो है आपके अपनी ही चाहे हम ब्यूरोक्रेसी की भी बात करें, चाहे हम इस हवाले से भी, वहाँ पर हमें यही चीज़ें सियासत की नज़र जो है वो हर इदारा हुआ है। अब देखो ना, इतने सियासी नुमाइंदे आके बैठे हैं, इतना खर्चा करके उन्होंने मतलब अपनी सीट ली है, जीते हैं, तो अब वो हर इदारे से अपना मकसद मफाद तो निकालेंगे ना। अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं MNA MPs के, उनके भी तो वादे पूरे करने हैं ना। तो यही टाइम है जब नौकरियां आती हैं, कहीं ना कहीं किसी इदारे में एक नौकरी आती है। आप यकीन करें अमरसन में जॉब्स आई, एक जॉब डिस्पेंसर की जॉब को ले लें, चौकीदार की जॉब को ले लें, किसी कलर की, उसके लिए भी गवर्नर लेवल की, मतलब गवर्नर ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम यूनिवर्सिटी में मैं जाके देखता हूँ, बड़े बड़े जगहों से कॉल्स आ रही हैं। अब वहाँ मुझे बताएं मेरिट कहाँ गया? मतलब एक बंदा कॉल कर रहा है जी गवर्नर हाउस से, ये कॉल कर रहे हैं, ये फलां डिटेल्स हैं, ये बंदा जी हमें चाहिए। अब ये बैठे हैं, फिर ये एक सियासी कॉल आ गई है, फिर कहीं से एक और कॉल आ गई है। ये चीज़ें चल रही हैं एक छोटी सी सीट के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने बात की, मैंने कहा सर आप ये बताएं, यूनिवर्सिटी के सरबराहान है, मैंने कहा सर सिफारिशें आ रही हैं, आप करें 10 सीटें हैं, सिफारिशें उनके लिए बहुत ज़्यादा आ गई, आप क्या सारी सिफारिशों पे रखेंगे? ये एक ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, तो उन्होंने कहा इसकी देखें बात सुने, सारे तो सिफारिशों पे नहीं रखे जा सकते, तो हम उन्हें कहते हैं जी जो क्लोज टू मेरिट होगा हम उसे रख लेंगे। और फिर मज़े की बात जो हुई, उन्होंने कहा ये, उन्होंने पंजाबी में कहा जिन्हें सिफारिशी आंदे ने सारे अब क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकते, मतलब उनसे वो टेस्ट ही पास नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं और वो आगे इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारे इस मुल्क के जहाँ पर जो है मेरिट की बात आती है, वहाँ पर जो है वो लोग जो है जो इस काबिल भी नहीं होते, मीट ही नहीं करते उस मेरिट को। जिस चीज के लिए वो बने ही नहीं होंगे, वो उसमें उनको जबरदस्ती फिट कर दिया जाएगा, जिसपे वो अपना ना कभी काम परफॉर्म कर सकेंगे ना वो। मैं कई इदारों में जाते हैं, हम रिपोर्टर्स इदारों में जाते हैं, हम इदारों की हर चीज को जानते हैं। आप यकीन करें ऐसी सीट्स पे लोग बैठे होते हैं, हमें वाजे तो उनका अफसर बता रहा होता है कि यार इसको किसी चीज का नहीं पता। मैंने कहा सर आया कहाँ से? यार वो फलां ने भेज दिया है, फलां इदारे से फलां सीट पे भेज दिया है, काम होता नहीं। अजीज इसमें मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस टाइम हमारे तो मसाइलों का, तो ऐसा लगता है हम गढ़ है, आए रोज़ा हम इदारों के हवाले से भी बात कर रहे हैं इश्यूज़ के कि हमारे यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं, और हल की जब बात आती है कि उसका हल क्या निकाला जाए, तो वहाँ हमारे जो है ना हुक्मरान भी, वहाँ पर हमारे इदारों के जो सरबराह हैं वो कहीं ना कहीं बुरे तरीके से नाकाम ही नजर आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का तो एक मेरे पास आइडिया है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो शायद कोई सुन ले आपके चैनल के हवाले से। देखें, हमें
ब्लू बसेस चलानी चाहिए और किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी को इजाज़त ही ना हो बस खरीदने की। वो एक हमारा अलग एक सेल हो जो इस पूरे सिस्टम को, एजुकेशन के सिस्टम को, उसमें सिर्फ स्टूडेंट बैठे, वो हमसे कार्ड ले ले 3,000 रुपये सालाना, वो बसेस के रूट्स बना दें जिन रूट्स पे हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10-10 बसेस छोड़ दें, वो बगैर किसी कॉलेज के नाम के कि जी आप एमर्सन के हैं, आप साइंस के, नहीं, आप स्टूडेंट हैं, यू हैव टू सिट इन द बस, वो आपको ड्रॉप देगी, वो आगे तक जाएगी यूनिवर्सिटी तक, बिकॉज उसके आगे कोई इदारा नहीं है, पंजाब वाला है जो भी है उसको भी टच करेगी। प्राइवेट इदारा हो चाहे वो गवर्नमेंट इदारा हो, उस बस का काम, बेशक उसका नाम ब्लू बसेस रख दें आप, कॉलेजेस की हों, यूनिवर्सिटीज़ की हों, उसका काम स्टूडेंट की ट्रांसपोर्टेशन हो। तो आप मुल्तान के लिए 50 बसें बहुत हैं, आपको वीडा को ज़रूरत ही नहीं होगी स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करने की, वीडा को आप जनरल पब्लिक पे यूज़ करें और इस पे कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑलरेडी जो वीडास हैं, अभी भाई ने बताया कि बहुत सारी ख़राब खड़ी हैं, तो आपने न्यू तो लेनी है ना, तो आप ब्लू बसेस ले लें, उसमें पिंक बसेस भी रखने हैं लड़कियों के हवाले से। वो आई भी थी उस हवाले से, वो सिर्फ पिंक बस का मैं बताता हूँ क्या, वो हमारे साथ धोखा हुआ है। इफ्तिताह भी उसका पता क्या किया इन्होंने, पिंक बसेस का इफ्तिताह किया और किया क्या, 2 वीडा बसेस को वुमेन यूनिवर्सिटी में जाके खड़ा कर दिया, उन पर पिंक गुब्बारे लगा दिए, पिंक पट्टियां लगा दी और कहा कि पिंक बसेस का इफ्तिताह कर दिया। ये होता है असल जुगाड़। मैं गवर्नमेंट जो है नुमाइंदा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन हमें देखें फिल्टर करना चाहिए चीज़ों को, और ये तभी होता है ना जब एक, जिसको कहते हैं ना कि आज का दिन गुजर जाए कल देख लेंगे, नहीं, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए। अब देखें ब्लू बसेस हैं, आप उसको 15 बसेस को आप यूनिवर्सिटी की तरफ चलाएं, 15 इधर से ड्रॉप देंगी तो 15 वही लेंगी वहाँ से, तो मेरे ख्याल एक बस में 70 बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा, कोई भी, मैं समझती हूँ हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का मसला नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके, अगर उसको वाकई आप सिंसियरली आप अपने मुल्क के लिए, आप अपने इदारे के लिए काम करें। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो काम करना चाह रहे होते हैं, फिर वो यही बात होती है कि जो काम करना चाह रहा होता है उसको निकाल दिया जाता है, और ऐसे लोग फिर आके बिठा दिए जाते हैं, मुसल्लत कर लिए जाते हैं, जो अपनी वो कहते हैं ना इशारों पर ही बस काम कर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे देखें हमारे मुल्क में बदकिस्मती से काम नहीं कर रहा कोई, बहुत कम लोग काम करें जिसकी वजह से मुल्क चला, सब जॉब कर रहे हैं, ऐसे ही है, मजबूर हैं, सब ने अपनी मजबूरी, किसी की मजबूरी है कि वो अपने फाइनेंशियली बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है, सही बात है, किसी की कोई मजबूरी है, कोई इदारा है उस इदारे पे किसी और इदारे की मजबूरी है। अगर हम काम लें तो हमारे पास देखें बहुत अच्छी, कौन से हमारे पास ऐसी चीज़ है नहीं है जो दूसरी तरक्की याफ्ता कौमों के पास है। भाई हमारे पास हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतरीन किस्म का, बहुत जो है वो जिसको आप कहेंगे हाई फाई तो 1-2 मुल्कों पे ही है ना, तो आप कम से कम सिस्टम को तो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या देखते हैं आप जाहिर सी बात है इंग्लैंड की टीम को देखते हुए आप क्या कहेंगे, उनकी जो कारकर्दगी है, उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें अभी तो टू मच अर्ली है, आज कल पहला दिन था, तो एक मैच में तो टीम मौसम के हिसाब से सेटल डाउन होती है, मुल्तान में दोनों मैचेस हैं, तो वो कम बैक करेंगे क्योंकि हमने एक बैटिंग ट्रैक बनाया ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस पे बैटिंग करेंगे, और हमारे उन्होंने भी बैटिंग करनी जो पिच है, जिस तरीके से हमारे ग्राउंड हैं यहाँ पर, ये 5वें दिन आप देखिएगा जब चौथे 5वें दिन स्पिन होना शुरू होगा ना बॉल, तो मैं देखूंगा फिर हमारे बैट्समैन और उनके बैट्समैन दोनों जो बॉलरों की, हमारी पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल होती है, हर टीम को हर वक्त रहती है ट्रेनिंग की जरूरत, अपने जितनी खामियां उस पर उनको सही करने की जरूरत होती है, और हर टीम एक ट्रेनिंग के मरहले में रहती है। और बाकी हम लोगों को देखें, ये एजुकेशन की बीट की बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, हम लोगों का ना एक मसला ख़राब है। अब देखें बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा अपना भी स्पोर्ट्स के हवाले से वहाँ जाना आना होता है, हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वहाँ पे बदकिस्मती से फैकल्टी जो है वो इतनी नहीं है। आपके एडमिन बहुत एडमिन ब्रांच में इतनी आपने नौकरियां रखी हुई हैं, वो बोझ है उस यूनिवर्सिटी। ऐसा ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, स्टाफ ज्यादा है हर, अब देखें वुमेन यूनिवर्सिटी की ये बात करते हैं, वहाँ 11 असिस्टेंट हैं, मैंने एक दिन देखा तो 11 हैं असिस्टेंट। भाई वो क्या मुल्क चला रहा है वो बंदा जिसके 11 असिस्टेंट हैं? इस चीज पे तो गौर करना चाहिए ना, सिफारिश से भी रखे हुए हैं तो यार 2 रख लो आप। वहाँ पे कौन सा ऐसा आप नासा का प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं जिससे आपको 11 लोग चाहिए असिस्ट करने के लिए, या वहाँ 1 लाख की जो है वो
हमारी वो बच्चियों कहते हैं की हमारे यहाँ थोड़ा सा ना वो एक प्रोटोकॉल और एक नहीं, ये गलत बात चीजें है जो है ना, देखें बच्चों हमारे की सरों पे फीसिस से बहुत चलती सवार हैं, होती हैं। बच्चों की फीसिस प्लस जो एचईसी का मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है, लेकिन वहां से जो भी मामलात होते हैं रेकरिंग ग्रांट आते हैं उनकी तरफ जी से। भाई बेहतर जानते होंगे, क्योंकि तो मैं एक आम इंसान ऐसा सोच सकता हूं, तो ये टेक्निकली लोग क्यों नहीं सोच सकते कि भाई ये क्या हो रहा है। आप स्क्रूटनाइज करें चीजों को। तो बाकी जिस मुल्क में वीसी लगने के लिए लोग पैसे लेके फिर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं क्या मेरिट होगा। सर करोड़ों लगते हैं और कईयों के खाए भी गए हैं। अभी बीजेडयू के फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। VC फ्रॉड तो अब देखें, बीजू का वीसी जो है ये इस दफा इस पर कोई खास एतराज लोगों ने किए हैं। अब इस दफा जो नई चीज ये हुई है कि पहले वीसी सिर्फ गवर्नर लगाता है, इस दफा वीसी के लगाने में पहले मरियम नवाज ने लगाया है। 105 आर्टिकल को निकाला है इन्होंने, उसके तहत लगाया। गवर्नर चीखता रहा है लेकिन नहीं सुनेगी। गवर्नर का नाम एंड में लिखा गया है, ऊपर सबसे पहले लिखा गया कि मरियम नवाज ने अप्रूव कर दिया है कि फलां वीसी फलां यूनिवर्सिटी का लगाया जाए, और नीचे जाके लिखा गया कि विद अप्रूव बाय द गवर्नर ऑफ गवर्नर। हालांकि गवर्नर चांसलर पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटियों का जो है वो इस टाइम वो देख रहा है हमारे चीजों को। मुल्क के हालात ये हमारे हैं हम कि हर जगह जो है बदकिस्मती से वो मेडल भी आए तो वो 76 पहले साल हो मरियम गए ना। नवाज हाँ। साहिबा जो है वो उसके नहीं, ऊपर वो एक सिस्टम है ना, मैं उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। 76 सालों से हमारी हर जगह हम इलेक्ट नहीं करते, लोग सिलेक्ट करते हैं। बस वही तो बात। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास वो यही है नताइज कि भी तो ऐसे ही जी, आएंगे। हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। शकील आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सलीम कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू जी, मेहरबानी। अच्छा जी, आज इनसे आर्ट्स काउंसिल के हवाले से हम बात करेंगे कि आर्ट्स काउंसिल जो है वो इस टाइम जो है किस तरीके से काम कर रहा है। आर्टिस्टों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आर्टिस्टों को मौका मिलता है कि वो किस तरीके से जो है एक तो परफॉर्मेंस के हवाले से भी, एकेडमी के हवाले से भी कि लोग सीखने भी आते हैं। फिर हमारे यहाँ आर्ट्स काउंसिल में इवेंट्स भी किए जाते हैं, थिएटर के हवाले से भी बात करेंगे। तो इस टाइम जो है आर्ट्स काउंसिल को किन किन मसाइल का सामना है, उन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है, ये इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आर्ट्स काउंसिल के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, आपका और आपके इदारे का, कि आपने मुझे ये मौका दिया है और हमारा जो सकाफती इदारा है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल, उसके हवाले से बात करने के लिए। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल जो है ये, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो साउथ पंजाब है उसका एक अहम सकाफती अदबी मरकज़ है, और इसका क़याम जो है 1975 को अमल में आया था। और उस वक्त से लेकर आज तक जो है हम, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फाइन आर्ट का शोबा है, ड्रामा है, लिटरेचर है, हमने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स किए हैं, एक्टिविटीज़ हमने कराई हैं, और ये आज तक ये सिलसिला जारी है। और आप आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो नया टैलेंट है हमारा, उसे हम मुतारिफ करा रहे हैं, और हमारी जो सरगर्मियाँ हैं वो तसलसल के साथ जारी हैं। सही। अच्छा, आपने जब से चार्ज संभाला है, क्या देखते हैं किस तरह के मसाइल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, चैलेंजेस हैं? जी हाँ, कुछ हैं, कुछ टेक्निकल को मसाइल हैं, वो हमने अपने हाई अप्स के नोटिस में दे दिए हैं। सही। और वो उनको जो है हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हल कर रहे हैं। और बुनियादी जो हमारा जो फोकस है वो हमारी एक्टिविटीज़ पर है, और हमारे कल्चर और हमारे आर्ट की प्रमोशन के लिए जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो वो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है वो हम करते रहेंगे। और जो लोग जो है, हमारे शहर की जो यूथ है, हमारे शहर की जो दानिश्वर हैं और जो फनकार हैं, हम उनकी मुशावरत के साथ और उनके ताउन के साथ हम अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल की थोड़ा कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल थे, और भी दीगर के वहाँ पर सफाई के हवाले से भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी, वो किस हद तक कंप्लीट हुई हैं? इश्यूज जो है इस तरह के थे, लेकिन अब जो है ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। और हमने उन पर काबू पा लिया है और उनको रिजॉल्व कर दिया है।
और दोबारा से जो है हम अपनी एक्टिविटीज़ हमने शुरू कर दी। जी। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से आपने बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि अदब को भी फ़रोग़ मिले, जी। हमारे जो यहाँ पर आर्टिस्ट हैं उनको भी उस हवाले से कि वो किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल जो है वो उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है। हम म्यूज़िक क्लासेस की भी बात करेंगे। इस टाइम हमारे यहाँ जो है उस तरीके से म्यूज़िक पे काम नहीं किया जा रहा। आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बात की जाती है कि यहाँ पर एकेडमी है, यहाँ पर उस्ताद भी आते हैं, तमाम जो म्यूजिशियन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस क्लासेस के हवाले से बताइए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक तो हमारी जो म्यूज़िक क्लास है वो तो सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुल्तान आर्ट्स काउंसिल वो जारी है, और उस प्लेटफॉर्म से जो है हमने अपनी जो म्यूज़िक क्लास है उससे बड़े बड़े जो नाम हैं उन्होंने जन्म लिया है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल से। और इस वक्त मुल्तान में जितने भी असातिज़ा हैं जो शहर में वो म्यूज़िक की अकेडमी चला रहे हैं, दे आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ मुल्तान आर्ट्स काउंसिल। और भी जो प्रोमिनेंट नाम हैं, सिंगर्स हैं मुल्तान के हवाले से जो इस वक्त मुल्क भर में अपने संगीत को फ़रोग़ दे रहे हैं, अपनी आवाज़ों का जादू जगा रहे हैं, वो भी मुल्तान आर्ट्स काउंसिल से ही सीखते रहे हैं। और अब भी ये सिलसिला जारी है। तो मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की जो म्यूज़िक क्लास है वो फ़ुआल है, फंक्शनल है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सही। तो जो आना चाहें वो किस तरीके से आ सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है? जी हाँ, जो म्यूज़िक क्लास में यानी सीखने की गरज से जो नौजवान या शौकीन हजरात वो दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं, वो आर्ट्स काउंसिल तशरीफ़ लाते हैं और वो हमारा एक फॉर्म है उसे फिल करते हैं और उसके बाद जो हम उन्हें अपनी म्यूज़िक क्लास में दाखिला दे देते हैं। सही। सर, आर्टिस्टों के बड़े मसाइल रहते हैं। हमने देखा कि ये होता है कि जाहिर सी बात है, जैसे फाइनेंशियल जो है वो होता है कि आर्टिस्ट चाह रहे होते हैं कि हमारे किसी न किसी तरीके से जो है हमें आर्ट्स काउंसिल से जो है वो हुकूमत की तरफ से जिस तरह से इकदाम किए जाते हैं, कुछ उनकी एक समझ लें अप्रिसिएशन के हवाले से या जिस तरह के हमारे मसाइल हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्ट्स काउंसिल किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है? देखिए, जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उन्होंने पंजाब के जो फनकार कम्युनिटी है उनके माली मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। और इस सिलसिले में पिछले कई बरस से एक स्कीम जारी है, आर्टिस्ट सपोर्ट फंड। सही। और उस स्कीम के तहत जो है पंजाब भर के जो डिज़र्विंग या मुस्तहिक आर्टिस्ट होते हैं उन्हें जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से वो स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। और मुल्तान डिवीज़न के जो आर्टिस्ट हैं, चाहे उनका ताल्लुक ड्रामे से हो, उनका ताल्लुक म्यूज़िक से हो, उनका ताल्लुक फ़ाइन आर्ट से हो, हुकूमत पंजाब जो है उन्हें उनके लिए माली आसूदगी वो मुहैया करती है। और इसके अलावा भी यानी जो हमारे जो हार्डशिप्स केसेस होते हैं, ऐसे फनकार जो किसी खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं या किसी के बच्चे की या बच्ची की शादी है, तो उनके खुसूसी केसेस भी जो है वो हम बना के जो है लाहौर भेजते हैं और वहाँ से उनको जो है वो फाइनेंशियल इमदाद मिलती है। अच्छा सर, उनको बड़ा एक शिकवा रहता है कि 5-1 हज़ार जो है अगर हुकूमत की तरफ से मिले या आर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो हमें फंड्स मिले जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 5,000 तक के होते हैं, जिसमें 5,000 से एक आर्टिस्ट का घर का गुजारा जो है वो किस तरीके से चल सकता है, वो किस तरीके से अपने सर्वाइव कर सकता है। महंगाई है, बेरोज़गारी भी है, उस तरीके से जो है वो काम भी नहीं है। नहीं, पिछले कुछ उससे जो है वो गवर्नमेंट ने उनको मुख्तलिफ यानी औकात में 60,000 भी उनको पेमेंट की है। इसी तरह से 30,000 भी उनको यकमुश्त मिले हैं, 10,000 भी मिले हैं, 20,000 भी मिले हैं। और इस दफ़ा भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये ऐलान किया है कि आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए जो खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे और उनकी फाइनेंशियल जो रकम है उसमें इजाफा किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल रहते हैं। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, स्पेशली जाहिर सी बात है जो आर्टिस्ट हैं वो बेचारे इस चीज़ का बड़ा रहते हैं कि
जब काम नहीं मिलेगा तो जिनका काम ही सिर्फ फनकारी ही जी, है, जी, जी, उसके अलावा उनको कोई काम, उनके पास जी, कोई हाँ। स्किल नहीं है, तो जी, वो ये कहते हैं हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ तो हमें इस तरह के जो है वो चीज़ें हमें इकदाम किए जाएं जिससे हम लोगों को जी, कोई ना कोई रिलीफ मिल सके, जी, फायदा जी। पहुंच सके। जी, हाँ। अच्छा जी, इनसे मजीद भी जानते हैं नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव राना बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, से शहरों की तरह मुल्तान शहर में भी महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। बात करते हैं सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से, तो सब्जियों और फलों की कीमतों में महंगाई की लहर बरकरार दिखाई देती है, जबकि इस वक्त सरकारी नरखों में तो कमी देखने में आई है, मार्केट में जो है वो कमी नहीं आ सकी। सरकारी नरखों और मार्केट में जो है वो कीमतों में वो भी तजाद बरकरार है। इस वक्त कीमतों की बात करते हैं तो कीमतों में अदरक का सरकारी नरखों के मुताबिक रेट जो है वो 640 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, तो मार्केट में 750 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सरकारी नरखों के मुताबिक लहसुन का रेट जो है वो 520 रुपये फी किलो के हिसाब से सरकारी नरखों में मुकर्रर है। मार्केट में लहसुन भी इस वक्त 600 रुपये से ऊपर ही फरोख्त किया जा रहा है। जबकि बुनियादी सब्जियों में इस वक्त अगर हम बात करते हैं, शलजम इस वक्त मार्केट में 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि हरी शिमला मिर्च 270 और अरबी 230 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। और दीगर बुनियादी सब्जियों में बात कर ली जाए और सब्जियों की, जिसमें गाजर 140 रुपये, मेथी 170 और करेला 220 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इस वक्त हर हांडी में इस्तेमाल होने वाली बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हम अपने आर्टिस्टों का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, वहीं पर हम बात करेंगे हमारे आर्ट्स काउंसिल में एक ड्रामा और थिएटर जो है ये स्पेशल यूँ समझ लें कि फैमिली इवेंट होता था, और लोग बड़े क्योंकि वैसे ही इंटरटेनमेंट में मौके बड़े कम होते हैं, जी, जी। और थिएटर देखने के लिए लोग आते भी थे, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते थे, फैमिलीज आती थी, एक रश होता था, इवन कि आपके बैठने के लिए भी जगह जो है वो नहीं कम पड़ जाती थी। इस हवाले से क्या कहेंगे? आज हम देखते हैं कि आर्ट्स काउंसिल उस तरीके से जो है खाली नजर आते हैं। देखिए, जो हमारे जो आर्ट के जो दीगर जो शोबे हैं उनकी तरह हमने ड्रामे पे भी खासा फोकस किया हुआ है। एक तो ये है कि हम हर साल जो है एक ड्रामा फेस्टिवल मुनाकिद करते हैं, दिसंबर और जनवरी में जो है वो उसका इनेकाद होता है। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम करेंगे। और इसके अलावा भी जो है हम साल में गाहे गाहे फैमिलीज़ के लिए ड्रामेटिक एक्टिविटी अरेंज करते हैं, और अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तो महीने सवा महीने में एक अच्छा ड्रामा जो है मुल्तान की फैमिलीज़ के लिए हम पेश करेंगे। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि इतना एक टफ माहौल चल रहा है, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा, ये होता था कि जाहिर सी बात है जिस तरह फैमिलीज का बाहर लेके जाना, एक आपको कोई ना कोई अच्छा उससे मैसेज भी आपका डिलीवर हो जाता था। और हमारे ड्रामों का जो स्पेशली हम थिएटर की बात करें तो अब हमारे थिएटर जो हैं वो एक तो कमर्शियल भी हो चुके हैं, अब वो मयार नहीं है थिएटर्स का कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाके बैठ के देखें। अच्छा, सब कुछ, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स करती रहती हूँ तो कुछ आर्टिस्ट इस तरह के आते हैं जो आज भी चाहते हैं कि जो वो एक कहते थे ना, जो थिएटर का एक मयार था, जो आपको एक खुशी महसूस होती थी कि आप लाइव थिएटर कर रहे हैं और वो ड्रामा करने में आपको मज़ा आता था, फैमिलीज आती थी, देखती थी, इंजॉय करती थी, तो आपको यार जो हम काम कर रहे हैं ना, हमें उसका सिला मिल गया कि जो हम लोग अपनी मेहनत। अभी होता है कि कमर्शियल है, डांस आ गया है, वर्गैलिटी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, थिएटर का मयार जो है वो बड़ा कम हो गया। जैसे हम कराची और लाहौर में अभी भी देखते हैं कि इस हवाले से फेस्टिविटी होती है, लोग आते हैं, फैमिलीज के साथ एंजॉय भी करते हैं, लेकिन हमारे मुल्तान में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। मुल्तान में देखिए, जो मुल्तान में फैमिली ड्रामे की जो रिवायत है उसको मजबूत करने में और उसको फ़रोग देने में सबसे अहम किरदार जो है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल का है। जी बिल्कुल। और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में माजी में बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे यहाँ पर जो है प्रोड्यूस किए जाते रहे। मुल्क भर के जो नामवर राइटर्स और डायरेक्टर थे वो मुल्तान तशरीफ़ लाते थे और यहाँ पर जो है वो अपने ड्रामे नुमाइश के लिए पेश करते थे। और अब भी एक तो ये है कि मुल्तान आर्ट्स काउंसिल ने कभी मयार पे समझौता नहीं किया। जिस तरह से आप कह रही हैं कि अभी एक सिनेरियो जो चेंज हुआ है और उसमें
जो कमर्शियल थिएटर्स जो है उसने जो फैमिलीज़ में अपना एतबार खोया है, लेकिन मुल्तान आर्ट्स कौंसिल ने जो है अपने उस मयार को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। यही वजह है कि मुल्तान आर्ट्स कौंसिल जब भी कोई ड्रामेटिक एक्टिविटी करती है तो हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो आंखें बंद करके आर्ट्स कौंसिल तशरीफ लाते हैं और वो जो है उसको एंजॉय करते हैं। इस पर मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है जी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं राना अजमल कांजी साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, हमेशा हम बात करते रहते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, वहीं हम इंसाफ की भी बात करते हैं कि इंसाफ की फरहमी को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुआशरे में अमन और जो हमारा मुआशरा है उसकी सूरत हाल तभी बेहतर हो सकती है जब उसमें इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ जो है वो दस्तयाब हो सके। इस टाइम जो है हमारे बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, जिस तरह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रही होती है। जजेस के हवाले से भी बात करेंगे, इस टाइम जजेस की तादाद का जो एक इशू चल रहा था उस हवाले से क्या काम हो रहा है, फौरी सस्ता इंसाफ किस तरीके से फराहम किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। जायदाद के केसेस जो हैं वो आजकल हम देखते हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। क्राइम रेशो भी जो है वो जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इनसे जानेंगे, एक तो कानून की बात भी होगी, लॉज की बात भी होगी कि किस तरीके से हम अपने कानून को बेहतर कर सकते हैं, अपने लॉज को बेहतर कर सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। देखिए जी, हमारी मुल्तान बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा बेंच है। यहाँ पर आप देख लें, ये डेरा गाजी खान डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न, और अब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बखर ने भी उसके भी केसेस यहाँ पूरे ज़िले के आए हैं। पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, 44,000 केसेस यहाँ पेंडिंग हैं। हमारे जजेस की तादाद बहुत कम है। यहाँ पर तकरीबन 34 जजेस हैं। अभी 16 जजेस की वैकेंसियाँ जो खाली हैं। हमारे मुल्तान से कोई नुमाइंदगी नहीं है। मुल्तान से अभी हमें कम से कम 3 जजेस यहाँ से मुल्तान से वो लिए जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब इंसाफ आप उसकी दहलीज पे नहीं देंगे तो फिर इंसाफ नहीं हो सकेगा। जब आपके केस लगे हों, 300 की लिस्ट हो, और आपने सिर्फ करने ही 20 केसेस हैं या अर्जेंट केसेस करने हैं। लोग कहाँ से आते हैं? बखर से ट्रैवल करके आते हैं, कितने दूर से आते हैं। लेकिन जब तक जजेस की तादाद ज़्यादा नहीं होगी उस वक्त तक ये पेंडेंसी और ये इंसाफ जो है वो नहीं हो सकेगा। अगर आपने सिर्फ केसेस को उसको डिस्पोज ऑफ ही करना है, अगर उसका आपने सिर्फ कहना है कि आज केस है और इसको डिसाइड करना है, इंसाफ नहीं देना, तो इससे फिर उनका जो राइट्स हैं वो उनका कत्ल होगा। तो लिहाजा ये जजेस का जो है ना तादाद और यहाँ की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है मुल्तान की। सही। अच्छा, जिस तरीके से हम कहते हैं हाई कोर्ट में जिस तरीके से काम हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, इन दोनों कोर्ट्स में जो है लोगों को समझ नहीं आ रही होती। हाँ जी, इस हवाले से भी क्लियर करिएगा। देखिए, जो हाई कोर्ट की केसेस हैं, इनको जब यहाँ से कोई फैसला होता है, अगेंस्ट होता है या किसी के फेवर में होता है, तो उसको असेल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर जो जजेस हैं वो सिर्फ 10 से 12 केसेस सुनते हैं। सही। और उनकी लिस्ट जो होती है वो तकरीबन 20, 25, 30 की ही निकालते हैं, और इन्हीं को ही सुना जाता है। जबकि तादाद अब वहाँ भी केसेस की रेशो बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ से डिस्पोजल जो होते हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। छोटे छोटे केसेस होते हैं, जैसे बेल मैटर्स का केस है। अब बेल मैटर आपकी 3 साल बाद जाके वहाँ पर समाअत हो तो उसकी क्या फ़ायदा? पीछे ट्रायल उनका कंक्लूड हो जाता है, फिर उसमें कुछ लुकूने हैं जो वो उसी दौरान फिलअप हो जाते हैं। प्री अरेस्ट केसेस अगर यहाँ से खारिज होती है तो अक्यूज़ बाहर रहते हैं, उसकी रिकवरी नहीं होती। जब एक अक्यूज़ सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ अपनी प्री अरेस्ट फाइल कर देता है, तो अगर वो 2 साल बाद लगे वो उसकी प्री अरेस्ट, पुलिस पीछे से गिरफ्तार नहीं करती, वो कहती है कि जी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केसेस, तो उस हवाले से फिर वो केस का मुकम्मल तौर पे जो है ना वो उस खात्मा हो जाता है। तो ये सूरत हाल है ऐसे ही।
और भी इस तरह की और मिसालें हैं। लेकिन जब तक डिस्पोजल नहीं होगी, जब तक केसेस का फैसला नहीं होगा, और उस वक्त तक ये हालात ऐसे रहेंगे, तादाद बढ़ेगी तो वो काम होगा। अभी आप क्या समझते हैं कितने केसेस हैं जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं? यहाँ हाई कोर्ट में ये तकरीबन 45,000 केसेस पेंडिंग पड़ा है। 45,000। ये तादाद कम होने की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट में इससे भी ज़्यादा पड़ा है। आप अंदाजा कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में 2010 के केसेस पड़े हैं फौजदारी के अपीलों के फैसले, और इससे पहले जो जमीनों के जो दीवानी केसेस हैं वो 85 से पड़े हैं। अब देख लें कि एक सदी गुजरने वाली है और वो केसेस के फैसले नहीं हुए। एक अक्यूज उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी अपील का फैसला होता है कि उसे बरी कर दिया जाए, जबकि वो अपनी इस जिंदगी में तो फैसला ना सुन सका। जाहिर सी बात है, हम भी यहाँ देखते हैं आए रोज जिस तरह से साइलिन आए हुए होते हैं, कहाँ से दूर से आए हुए होते हैं, लेकिन उन बेचारे वो पेशियों पे पेशियां पड़ती रहती हैं, और वो केसेस जो हैं वो आपके कहाँ नाना दादा परदादा के केसेस चल के वो आगे जो है वो लोग उसको झेल रहे होते हैं। अब तो जिस तरीके से इंसाफ और जिस तरह से हमारे यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं उसको देखते हुए तो लोग बड़ा कतराते हैं। ऐसे तो कहते हैं ना कि दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला कचहरी और कोर्ट के मसाइलों से जो है ना वो दूर ही रखे, बचाए रखे, क्योंकि अगर कोई इंसान इस तरह के केसेस में पड़ जाता है तो फिर बहुत सारी मुश्किलात रहती हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ कानून भी है, सब कुछ है, आइन है, लेकिन उसकी पासदारी नहीं की जाती, और इम्प्लीमेंट जब नहीं होता तो फिर हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, चैम्बर्स के हवाले से भी हमें बहुत सारे हम देखते हैं। अच्छा, जहाँ साइलिन को इतने मसाइल का सामना हम अक्सर बात करते हैं तो लॉयर्स के भी बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। हमारी जो मुल्तान बार है इसकी जो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे पास जो चैम्बर की तादाद है वो बहुत कम है। लेकिन अभी लास्टली हमारे लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, चीफ जस्टिस फॉर्मल थे कासिम खान साहब ने, तो उन्होंने हमें जगह जो है ना वो अलाट की है बार को। इंशाल्लाह इस दफ़ा तो ये जो बॉडी है, जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है इनसे कि वो ये इशू जो सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल इशू तो रहते हैं, जो तादाद बढ़ती जाती है वो कला की, तो उसी हिसाब से फिर साथ साथ इशू भी फिर साथ साथ उसके बढ़ते रहते हैं। अच्छा, बेंचेस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई इस तरह से यहाँ पे बेंच मौजूद नहीं है, लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है यहाँ के मसाइल और तमाम चीज़ें देखते हुए, तो ये इसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं? देखिए, जो रजिस्ट्री है ना, ये जो प्रोविजनल जो बेंच है वहाँ पर होती है, लेकिन हमारा जनूबी पंजाब जो है ना वो पसमानदा है, और यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में जाना और वहाँ जाके समाअत करना, और वहाँ वही जैसे आपने बताया कि डेट्स पर डेट और केसेस का ना लगना। वहाँ पर एक प्रपोज लिस्ट बनती है, पहले मेकर में आम जो साइल है उसे नहीं पता होता, एक उसकी प्रपोज लिस्ट बनती है, उसके बाद फिर उसकी फाइनल लिस्ट होती है। प्रपोज लिस्ट में उसको कह दिया जाता है कि आपका सपोज कि 22 अक्टूबर को केस आपका फिक्स है। साइल वहाँ उसको जो कौंसल है वो भी बता देता है कि आपका केस फिक्स है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो केस फिक्स नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो अगर यहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए अगर यहाँ समाअत हो जाए, हर बेंच में हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है कि मुल्तान ना हो और बहावलपुर, अगर मुल्तान हो तो बहावलपुर ना हो, तो बहावलपुर अगर ऐसे पिंडी हो जाए, हर बेंच में जो भी हाई कोर्ट का बेंच है किसी भी सूबे का है, तो वहाँ पर हर बेंच में ये सहूलत दी जाए, उससे ये आसानी होगी उनके केसेस की भी, उनकी समाअत की भी, उनकी यहाँ पर अप्रोच की भी, हर तरह से आसानी होगी। बिल्कुल ऐसी है। तो मज़ीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है जिस तरीके से हम आर्टिस्टों के हवाले से बात कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बात कर रहे हैं, सर माशाल्लाह से खुद भी जो है वो राइटर भी हैं और शायर भी हैं, शायरी भी करते हैं, तो सर की थोड़ी आज शायरी भी सुनेंगे और थोड़ा ड्रामा के हवाले से, राइटर के हवाले से बात करेंगे। सर हमारे ड्रामाज के हवाले से, लिखने के हवाले से बात करें, क्योंकि अदब की फ़रोग़ के लिए जिस तरीके से हम चाहते हैं कि अब काम हो, और उसके लिए जो है वो आर्ट्स काउंसिल एक बेहतरीन रोल भी प्ले करता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अब उस तरीके से राइटर काम करना चाह रहे हैं या छोड़ गए हैं?
देखिए सच्ची बात ये है कि इस वक्त जो है राइटर्स की यानी मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि बहुतात है। ठीक है, राइटर्स जो है उस तरह से वो अब नहीं है कि चाहे वो रेडियो के लिए लिखने वाले हों या टेलीविज़न के लिए या आर्ट्स काउंसिल्स के लिए। उसकी वजह ये है कि एक शुरू से एक रिवायत आ रही थी कि एक सीनियर राइटर्स हुआ करते थे और उसके बाद जो है वो जूनियर्स उनकी जगह लेते थे। लेकिन अब जो है हमारी जो यंग जनरेशन है उनका लिखने की तरफ जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो अच्छे राइटर्स हैं वो मार्केट में तकरीबन बहुत कम हैं, मौजूद तो हैं लेकिन कम हैं। तो लेकिन ये है कि राइटर्स को आना चाहिए, अच्छे राइटर्स को जो है वो चाहे वो ड्रामा लिखने वाले हों, फीचर लिखने वाले हों या आर्टिकल्स लिखने वाले हों, तो उनकी ज़रूरत मौजूद है। और नौजवानों से हम हमेशा उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो आएँ इस मैदान में और अपनी सलाहियतों को जो है आजमाएं। अच्छा, आजकल हमारे समटाइम ये होता है ना, ड्रामा जिस तरीके से अब हमारे चल रहे हैं बड़े कम, वैसे तो हमारे मूवीज से ज़्यादा हमारे ड्रामास पसंद किए जाते हैं। दीगर ममालिक में भी देखें, हमारे हमसाया मुल्क में भी हमारे ड्रामास पसंद किए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी क्या फ़र्क देखते हैं जो लिखने वाले हैं अभी? क्योंकि ड्रामाज हमारे बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो एक ड्रामा, हम अगर पीटीवी के ड्रामाज की बात करें तो जो लिखने वाले थे वो बड़ी एक अच्छी स्टोरी इस तरह की कि उसमें कहीं ना कहीं एंड में आपको कोई लेसन मिल जाता था। अच्छा, वो स्टोरी भी इतनी शॉर्ट होती थी, 20 या 25 ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ के ऊपर जो है वो ड्रामा होता था। आज हम देखते हैं कि 200+ क्रॉस कर जाते हैं, जैसे हम इंडियन ड्रामा देखते थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये एक वो उसके ड्रामे की एक फॉर्म है, सोप उसको बोलते हैं, कि वो तो मतलब है जो इतनी ज़्यादा किस्तों पे चले जाते हैं। देखिए बुनियादी तौर पर जो आर्ट है ना वो जुड़ा हुआ होता है ज़िंदगी से, जो हमारी मुआसिर कंटेम्प्रेरी लाइफ होती है जिसमें हम जी रहे होते हैं, जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं। हमारे जो माजी के जो बड़े प्रोमिनेंट राइटर्स थे वो आज भी आप उनके खेल देखें तो आपको हमारी मुआशरत जो है उनमें झलकती दिखाई देती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा आज का जो लिखने वाला है हमारी आज की जो जिंदगी है उससे कट गया है। वो जो हमारी जो हकीकतें हैं, हमारी जो मुआशरे की जितनी भी तल्ख और शीरीं जो हमारे मंजरनामे हैं वो उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गया है। यही वजह है कि हमारा आज का जो आर्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया है और उसमें से उसकी जो वो तस्वीरें हैं, जो उसकी जो इमेजरी है वो उस तरह से मुकम्मल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम जो है दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ पलटें, वो जो हमारे आज के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर करना चाहिए। हमारे जो सोशल इश्यूज हैं उन्हें मौजू बनाकर जो है अपने ड्रामा और अपने जो फीचर्स हैं उनको बनाना चाहिए। अच्छा, पहले तो बड़े फैमिली ड्रामाज जिसमें फैमिली को जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं मोहब्बतें और दोबारा से आप जो ड्रामाज देखते हैं ना वहाँ हम लोगों को लगता है नफरतें ही हैं। अच्छा, वो तकरीब कारियाँ ही हैं, कहीं ना कहीं चलाकियाँ और जिस तरह के कि वो रिश्तों की जो एक मैं कहती हूँ मोहब्बतें और एक जो एक वैल्यूज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। लोग अपने घरों में ही वो चीजें अप्लाई करने लग जाते हैं जो देख रहे होते हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आसमा, कैसी यहाँ बात कर रहा हूँ जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, सलीम साहब बहुत सलाम हो। और देखिए बात ये है कि अव्वल तो पहले तो मुझे मुल्तान बड़ा देखने का शौक हो रहा है। मेरा बेटा कल मुल्तान गया था तो वहाँ से बड़े अच्छे हलवे वहाँ से मिलते हैं, बड़ा जबरदस्त मिलता है। तो अब आपकी बातें भी सुन के दिल चाहता है कि आऊँ। देखिए बात ये है कि मेरे नजर में कोई भी माशरा जो है जब तक उसके अंदर उन्होंने लतीफा ना हो ना वो कंप्लीट नहीं होता। आप पहले जितने की तरक्की करने सब कुछ करने हैं, जिसमें अगर आप मुसन्निफ ना हो, शायर ना हो, राइटर्स ना हो तो जाहिर बात है आपकी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब अभी बात चल रही थी ना आपकी, वो जाहिर कराची में भी है आर्ट काउंसिल, वहाँ भी काफी काम हो रहा है, मुल्तान का इन्होंने बताया। लेकिन जो नई नस्ल है वो जाहिर है वो तो मोबाइल में खोई भी है। और आपने बताया जो ड्रामे हम जो बन रहे हैं वो इस वक्त बन रहे हैं कि उसमें मोरल और कोई स्टोरी कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें डिस्टॉर्शन पैदा होता है। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि क्योंकि नई नस्ल को इस तरफ लाने के लिए और हमारे एक जो हमारा कल्चर है, हमारा जो ड्रामा है, उसको एक जदीद बनाने के लिए ब्लेंड बनाया जाए जो पुराना और नए दोनों के साथ हो, ताकि लोग अट्रैक्ट हों।
इससे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा ना, जाहिर है अब लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो लेके चलेंगे। बिल्कुल अब ऐसे ही है। उनको जो मेरी वैल्यूज थी, हमारे और आपकी आसपास जमाने की वैल्यूज अब चेंज होगी, किस चीज को हम बुरा समझते हैं वो फैशन हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस ब्रांड को कैसे आप लेके चल सकते हैं? आर्ट काउंसिल ने, मुल्तान आर्ट काउंसिल इस बारे में क्या काम कर रहा है? और दूसरी बात है कि आपके यहाँ जो फनकारी की या म्यूजिक की या इस तरह की ट्रेनिंग के लिए लोगों को इस तरह रागिब करने के लिए कुछ क्लासेस हो रही हैं, इस सिलसिले में जो प्रमोट करने के लिए आपके यहाँ मुल्तान आर्ट काउंसिल में क्या काम हुआ है, ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका यह। अच्छा जी, और अब आपको वेलकम भी करेंगे। आप कह रहे थे कि मुल्तान आए, तो बिल्कुल जी, यहाँ की हमारी सौगातें तो वैसे ही बड़ी मशहूर हैं। और उसके साथ ही उनका एक बड़ा अच्छा सवाल भी ये था कि हमारे यहाँ क्योंकि अब नौजवान सीखना चाहते हैं, अच्छा आर्ट के हवाले से हर बंदे के अंदर मैं समझती हूँ एक छोटा सा आर्टिस्ट जो है वो लाजमी छुपा होता है, वो किसी न किसी सूरत में, किसी सिंगर की सूरत में, शायर की सूरत में या लिखने के हवाले से। तो हमारे यहाँ जो है अकेडमीज का यहाँ पर खैर जिस तरह हम कहते हैं जनूबी पंजाब महरूमियों का कहीं ना कहीं शिकार तो है ही है, ये एक तल्ख हकीकत भी है। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम देखते हैं बड़े शहरों में हो रही हैं, बट हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ अकेडमीज का फुकदान है, हमारे यहाँ से टैलेंट को उस तरीके से सीखने का या उस तरीके से आगे प्रमोट करने का जो है वो सिलसिला नहीं है। देखिए, एक तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि वो जदीद और कदीम का जो है वो जो उसके साथ मिला के उन चीज़ों को, ये इन्होंने बड़ी, वो वही चीज़ है जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि रिवायत का तसलसल जो है हमारा, वो ड्रामा जो आज से कोई 20-30 बरस पहले जो है पाकिस्तान टेलीविज़न से या रेडियो पाकिस्तान से सॉरी या आर्ट्स काउंसिल से जो ड्रामा वो दिखाया जाता था, डिस्प्ले किया जाता था, वो कहीं उसका ब्रेक आ गया है। वो जिंदगी से जुड़ा हुआ था, उसमें जिंदगी के, हमारी मुआसिर जिंदगी के अक्स दिखाई देते थे। हमारे आज का जो ड्रामा है, चाहे वो टेलीविजन का ड्रामा है या स्टेज का जो है, उसमें आपको हमारी आज की जिंदगी की झलक नहीं मिलती। ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो रिवायत जो है ना, कहीं उसमें गैप आ गया है। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हम अपने कल्चर को, अपने सकाफत को, अपनी अकदार को साथ लेकर, और अभी जो ड्रामा है उसमें मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं, उन नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, उन्हें अपनाएं, और इस तरह से हम एक जो है एक खूबसूरत तसलसल जो है वो अपने ड्रामे के हवाले से वो उसको वो जारी रख सकते हैं, और हम अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को एक अच्छी ड्रामेटिक तफरी वो फराहम कर सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि हम आप आर्ट्स काउंसिल जिस तरह के जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, जो बहुत सारे लोग यहाँ से मूव भी कर चुके हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं, तो लोगों जिनका पैशन था वो यहाँ से चले गए, बहुत काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ ये हमारी बड़ी जरखेज खिता है हमारा इस हवाले से कि बहुत सारे फनकार हमारे यहाँ से जो है वो चाहे सिंगर हैं, चाहे वो सिलसिला आज तक जारी है। आज भी यानी आप देखें कि यानी म्यूजिक के हवाले से अगर आप बात करें तो म्यूजिक के हवाले से यानी मुल्तान में नाहिद अख्तर जो है वो उन्होंने पूरे मुल्क में अपनी एक पहचान बनाई। इकबाल बानो, उस्ताद सलामत अली खान क्लासिकल गायकी के हवाले से बहुत बड़ा नाम। इसी तरह से आप नईमुल हसन बबलू हमारे शहर के एक बहुत अच्छे फनकार थे। और अभी आप आज हमारे देखें कि नादिया हाशमी, वो मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट रही हैं, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हफ्सा नदीम हैं, वो मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की वो स्टूडेंट हैं। अभी और भी हमारी क्लास के जो वो बच्चा बड़ा अच्छा गा रहे हैं। तो ये हमारी ये जैसे आपने कहा कि इस जरखेज मिट्टी का ही असर है कि एक फ़नून लतीफ़ा के हवाले से लोग आ रहे हैं और आज भी अपना काम कर रहे हैं। सर शायर भी हैं, कोई शायर आपने किस तरह की शायरी की? जी हाँ, मैं तो जिस तरह से मैंने अर्ज किया ना कि मैं तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, मैं तो आज भी यही समझता हूँ कि जो है हमें अपनी समाजी ज़िंदगी से नहीं कटना चाहिए। तो 2-3 शेर हैं वो मैं आपको पेश कर देता हूँ कि किसी के टूटते पैमान में रहना पड़ेगा, किसी के टूटते पैमान में रहना पड़ेगा, कोई दिन और इस जिंदान में रहना पड़ेगा। और ये पहले सोच लो, फनकार गर बनने चले हो,
ये पहले सोच लो, फनकार गर बनने चले हो, मुसलसल तुमको फिक्रे नान में रहना पड़ेगा। वाह क्या बात है। और तुझे दरकार है गर खित्ताए मेहरो मोहब्बत, तुझे दरकार है गर खित्ताए मेहरो मोहब्बत, तो फिर ए दिल मेरे मुल्तान में रहना पड़ेगा। वाह 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 क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जी, मजीद इनकी शायरी भी सुनेंगे, इनसे बातें भी होंगी, कानून की भी बातें होंगी, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, यहाँ पर हमारे जिस तरह की हम जायदाद के केसेस की बात करते हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों नहीं अभी तक इसके हवाले से कोई कुछ चेंजिंग्स या कुछ जजेस के हवाले से क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके? जायदाद के केसेस हैं, रोले हैं, इनको वो कहते हैं ना जल्द ज़्यादा नहीं, जो इतने सालों तक केसेस रहते हैं उनको ज़रा कम किया जा सके। वो इस तरह है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार की जो रजिस्ट्री है, वो उसमें थोड़ा सा ये है कि हमारी बार हमेशा ताउन करती है, लेकिन उधर से जो दोनों तरफ से होता है, बार और बेंच का जो है ना, वो हमने स्ट्राइक बहुत कम कर दी है। देखिए हमारी तरफ से तो पॉजिटिव है ना, हमने स्ट्राइक, अब आपने नहीं सुनी होगी इतनी ज़्यादा स्ट्राइक हो रही है। जजेस भी काम नहीं करना चाह रहे, नहीं चाह रहे, क्योंकि वो जब फाइल को देखते हैं ना, फाइल जितनी मोटी होगी उसने उस साइड पे कर देना। असल इशू ये है कि उस पर चेक एंड बैलेंस क्या वजूहात देखते हैं कि जायदाद का कुछ ज्यादा उसमें फैसला करना मुश्किल हो जाता है? जो दीवानी केसेस हैं वो इतनी जल्दी सॉल्व आउट नहीं होते, फौजदारी केसेस हैं वो हो जाते हैं। उसमें क्या इश्यूज आप देखते हैं? वो ये है कि एक साइड का वकील है, वो कहता है कि मुझे आज मुझे डेट दे दें, उसमें इश्यूज पहले दिन से ही क्रिएट हो जाते हैं। समन में भी है, जो उसका प्रोसेस है सिविल जो केसेस का, तो उसमें ही अगर उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, उसमें तरमीम कर दी जाए, और जो एविडेंस है उसको खुद जज लिखें। अब एविडेंस अहलमत लिख रहा है, स्टेनो लिख रहा है, और इस तरह के बहुत सारे इशूज आ जाते हैं। हाँ, फिर वो एप्लीकेशन आ जाती है कि जी मैंने ये बयान मैंने नहीं दिया था, ये इसने ऐसे लिख दिया है, और इस तरह की फिर एक एप्लीकेशन जो उसी सूट के दौरान वो तकरीबन 2-2 साल चलती है, उसका जवाब आ रहा है, उसकी फिर सारी उसकी कंडीशंस हैं। तो इस तरह वो सिविल जो केसेस हैं उनकी थोड़ी सी जो क्राइटेरिया है, थोड़ा सा उसको उसमें अगर तरमीम कर दी जाए तो ये सॉल्व आउट हो सकते हैं, और जजेस भी इस लिहाज से काम करें। पहले हमारे पे एलिगेशन लगाते थे जी ये स्ट्राइक करते हैं और इस तरह केसेस का वर्क बढ़ रहा है। अब आपने नहीं सुना होगा, और उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमने अब देखें, आप ये कहें कि एक साल में कोई स्ट्राइक ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि जब पूरा साल स्ट्राइक पे थे, 3 माह स्ट्राइक पे थे या 4 माह स्ट्राइक पे थे, अब उस पर 1 वीक आ गई है। एक साल में अगर 1 वीक आ गया है तो आप भी काम करें। सही बात है। तो अच्छा, जिस तरीके से आप क्राइम केसेस को ज्यादा देखते हैं, तो क्राइम रेशो बढ़ रही है, वजूहात भी हमारी बहुत सारी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी इस टाइम सूरत हाल चल रही है, उसमें आप थोड़ा सा हमें बताइएगा, इस टाइम जो क्राइम के केसेस चल रहे हैं उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या उसके हवाले से किस तरीके से जो है केसेस को देखा जाता है? अब जो क्राइम केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं, उस पर जो मकामी एजेंसी है, पुलिस है, वो सारा बर्डन कोर्ट पे डाल देती है। जो ये पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, ये अपने जो आईओ हैं, तफ्तीशी हैं, अगर उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, अगर वो कोई ऐसी तफ्तीश करता है जिसमें उसको भी महसूस हो कि ये तफ्तीश इस केस का उसने सत्यानाश कर दिया है, तो वो उसका नौकरी पे रहने का कोई राइट नहीं है। क्योंकि अब उन्होंने बहुत से तरीके निकाल लिए हैं। अब उन्होंने ऐसा किया है कि हमने अनफेयर मीन्स से किस तरह इसको फेवर देनी है, वो जो नक्शा या मजरूबी होता है या नक्शा जहाँ पर क्राइम होता है उसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब देखें, ये जब ट्रायल में उसको फेवर हो जाती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर एक बंदे ने कुछ केस किया है या एक बंदे ने जुर्म किया है, तो वो खुद कहते हैं कि आप 4 किसी और को इन्वॉल्व कर लें।
सही। 2-3 बंदे अक्सर और ये तो हमने देखा ना कि ये तो फिर चीजें उसमें ये होता है कि जब ट्रायल कोर्ट एक को सजा देती है और 3 को बरी कर देती है, जिसका कोई रोल ही नहीं होता, तो फिर वो उसको फायदा होता है आगे अपील में। इसी तरह जब दौरान इन्वेस्टिगेशन वो उनसे अनफेयर मीन्स लेके और उनको बेगुनाह कर देते हैं, तो ये भी उसका जो केस है उस पर फर्क पड़ता है। इस तरह छोटे छोटे इशू जो हैं वो अगर एजेंसीज देख लें और उस हिसाब से ये फिर ये बर्डन भी कम हो जाएगा और कोर्ट को भी आसानी होगी फैसला करने में, और जो सज़ा का हकदार है उसको सज़ा मिलेगी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो सजा के मुस्तहिक होते हैं वो बाहर फिर रहे होते हैं खुलेआम, और जो बेचारे जिनके साथ जुल्म हुआ होता है वो बेचारे जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, उन्हीं के साथ जुल्म हो रहा होता है, मतलब डबल जुल्म हो जाता है। पिछले हफ्ते हमारी स्पेशल डीबी आई है, तकरीबन 3 या 4 वीक उसमें काम किया है, तो उसमें भी यही था कि उसमें उन्होंने पुलिस एजेंसी की जितनी भी लुकूने थे और उसी हिसाब से सारे बरी हो गए। अब उसमें आप कहें कि कोर्ट ने बरी कर दिया, क्यों बरी कर दिया, जब उस केस में कुछ था ही नहीं, केसेस में कहीं ना कहीं कुछ तो है ना। वही ना, यही चीज आ जाती है हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे इदारे हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो जालिम है वो विक्ट्री का निशान बनाकर कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है, तो वहाँ फिर हम क्या देखेंगे, कैसे इंसाफ। जब तक हमारी एजेंसीज ठीक नहीं होंगी, लोकल पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उस वक्त तक ये माशरे में ऐसे ही क्राइम बढ़ते रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस अफसरान हैं वो चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं रखेंगे उस वक्त नहीं होगा। बिल्कुल जी, ये दोनों तरफ से काम होता है। पुलिस हमारा जो है वो कहते हैं ना, तहफ़्फ़ुज़ अगर सही तरीके से फ्राहम करने लग जाए तो हम क्राइम रेशो जो है वो कम हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुआशरे में किस तरीके से अमन कायम हो सकता है, वो यही बात है कि उसमें आर्ट, अदब और उसके साथ फिर हमारा इंसाफ, तमाम चीज़ें, हमारी जो लॉज हैं वो तभी हमारी तब्दीली ला सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।